जी डॉक्टर अतुल, डॉक्टर शिवम हीर, हरविंदर मुदगिल जी। जी सॉरी सर, ये इस बार मेरी तरफ से डिस्कनेक्ट हुआ था फोन। आप उसके बारे में बता रहे थे, पैरामेडिक टेक्नीशियन के बारे में। पैरामेडिकल के बारे में बात कर रहे थे सर। जी। तो एक्चुअली पैरामेडिकल में हम कभी भी नहीं रहे हैं। कुछ अलग अलग इंडिया में कुछ स्टेट हैं, जैसे मैंने पहले ही बताया कि यहाँ जो ब्यूरोक्रेट्स या जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको फिजियोथेरेपी के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं था, इसलिए उन्होंने हमें गलती से कुछ कुछ स्टेट में पैरामेडिकल के अंदर डाल दिया गया है। ओके। तो वो टोटली रोंग है। हमारे पास क्लियर कट एविडेंस है। डब्ल्यूएचओ ने सेपरेट क्लासिफिकेशन दी है, हमें एक सेपरेट कोड दिया गया है और पैरामेडिकल को सेपरेट कोड दिया गया है। और जी। जो इंटरनेशनल लेबर लेबर क्लासिफिकेशन जो आपकी है आईएलएसओ की, वो भी आपको सेपरेट कोड देती है। तो यहाँ आने के हम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है हमारे पास कि हम पैरामेडिकल नहीं है। तो फिर सर बात सवाल करते घूम के फिर वहीं आता है कि डब्ल्यूसीपीटी की आप अगर डेफिनेशन यूज कर रहे हैं और आप उसके मेंबर नहीं है सर तो सर ये। डब्ल्यूएचओ की मैं बात कर रहा हूँ जी उसको। सर, वही वही डब्ल्यूएचओ है, और डब्ल्यूएचओ के लेवल पे, जो कि वर्ल्ड लेवल की एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसी तरह जो उसी को गाइडलाइंस को फॉलो करती होगी डब्ल्यूसीपीटी, या उसका अलग से कुछ संविधान है जो डब्ल्यूएचओ से डब्ल्यू सेपरेट हो। डब्ल्यूसीपीटी से सेपरेट है सर डब्ल्यूएचओ से। लेकिन हाँ, जो ये बात आपकी सही है कि जब हम एक इंटरनेशनल को बात मान रहे हैं तो हमें दूसरे इंटरनेशनल को भी फॉलो करना चाहिए। ये मैं एग्री करता हूँ आपकी बात से। क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता कि डब्ल्यूसीपीटी और डब्ल्यूएचओ में कोई समन्वय ही ना हो आपस में अब तक। समन्वय समन्वय बिल्कुल है सर, लेकिन अगर हम डब्ल्यूएचओ को मानते हैं तो हमें डब्ल्यूसीपीटी को भी मानना चाहिए। मैं इस बात से तो एग्री कर रहा हूं आपकी। लेकिन जी। डब्ल्यूएचओ की जो क्लासिफिकेशन है वो वर्ल्ड वाइड वैलिड है, पूरे ओके। वर्ल्ड में उसको माना जाता है। ओके। तो वो तो हमारे को वो सेपरेटली पैरामेडिक्स को सेपरेट करती है बिल्कुल, फिजियोथेरेपी प्रोफेशनल से। हाँ, हमारा अलग कोड है, बिल्कुल अलग कोड है। और ये 2008 में उसने अपनी डेफिनेशन रिवाइज की थी, तो 2008 से ये अलग चल रहा है। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, काफी साल हो चुके हैं। अब मैं एक चीज और जी। मैं यहाँ बताना चाहूंगा, पर्टिकुलर इन केस ऑफ हरियाणा। जी। हरियाणा में पैरामेडिक काउंसिल है ही नहीं। जी। हरियाणा में पैरामेडिक काउंसिल नहीं है, इसलिए हरियाणा में कोई पैरामेडिक ही नहीं है। जी। समझे आप? तो जी। यहाँ तो फिजियोथेरेपी का पैरामेडिक होने का मतलब ही नहीं है। जब यहाँ पे पैरामेडिकल काउंसिल ही नहीं है तो पैरामेडिक्स होने का मतलब ही नहीं है। है ही नहीं, मतलब ही जी। नहीं है, टर्म ही नहीं हमारे यहाँ। लेकिन फिर भी गलती से हमारे भी बहुत सारे ऑफिस ऑर्डर अगर आप देखेंगे तो उसमें लिखा होता है कि दिस ऑर्डर इज अप्लाई टू ऑल द नर्सेज, पैरामेडिक, मेडिकल प्रोफेशनल्स। वो वर्डिंग लिखते हैं क्योंकि वो कहीं ना कहीं बाहर से फॉलो कर लेते हैं उसको। उसको लीगली आराम से चैलेंज किया जा सकता है, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। और अब जब काउंसिल ही आ जाती है तो उसके बाद आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। जी। अभी आप एक और सवाल बता रहे थे कि मेरा आपके पास दो मेरा एक सवाल है। सजेशन मेरा एक मेरा सजेशन और है यहाँ। एक मेरा सजेशन है कि जिन स्टेट में पैरामेडिक काउंसिल के अंदर फिजियोथेरेपी को डाला गया है, उन स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव को चाहिए, चाहे वो सेंट्रल के हो या स्टेट के हो, उनको चाहिए कि वो जाएं और अपनी काउंसिल में रिप्रेजेंटेशन दें, उसको अपोज करें, चाहे उसको कोर्ट में चैलेंज करें, लेकिन अपने आप को उस रजिस्टर से बाहर निकालें सबसे पहले। जब तक वो उस जी। रजिस्टर से बाहर निकलेंगे तब तक उनको सेपरेट काउंसिल नहीं मिलेगी। राइट। तो सर एक हाँ, सवाल अभी आया है जतिन, डॉक्टर जतिन की तरफ से। अकॉर्डिंग टू इंडियन पॉपुलेशन, डू यू फील द फिजियोज इन इंडिया आर इनफ? जो कि बिल्कुल भी नहीं सर। 1:1 कभी की रेशियो है। सर मैं कह रहा हूं अपना फ्यूचर बहुत ब्राइट है। तभी तो मैंने कहा यहाँ पलायन की गुंजाइश नहीं है। यहाँ तो नंबर ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट बहुत ज्यादा चाहिए। जी। जिस 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 भाई को ये लगता है कि वो छोड़ रहा है फील्ड, उसको एक बार मेरे से मिलवाओ, मैं गारंटी देता हूं वो नहीं छोड़ेगा। जी। इसीलिए आपको बुलाया सर फिजियो संवाद के मंच पे, आपसे मिलवाने के लिए। सारे स्टूडेंट्स को हम आपके मैसेज को स्प्रेड करने के लिए ही आप और हमारे सारे फिजियोज जो हैं वो जुड़े हुए हैं। क्योंकि पॉजिटिविटी की बात, किसी ने कल मेरे को बताया कि अगर नेगेटिव है कहीं किसी स्पेस में, तो उसका इलाज सिर्फ यही है कि उतना ही स्पेस या उससे बड़ा स्पेस पॉजिटिव लोगों को भी मिलना चाहिए। क्योंकि हम वो लोग नहीं हैं जो लड़ेंगे या अभद्र भाषा का इस्तेमाल करेंगे किसी के खिलाफ। हम करेंगे बात मुद्दों की जो कि रिलेटेड है फिजियोथेरेपी से, फिजियोथेरेपी स्टूडेंट से। और यही फिजियो संवाद जो है, हम इसी को आगे लेके जाएंगे। और आप
आपने जो इनविटेशन स्वीकार किया मेरा, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं मैं आपका। लास्ट 10 मिनट्स में देता हूं, अगर स्टूडेंट्स कोई भी सवाल अगर आप पूछना चाहते हैं डॉक्टर मुदगिल से, किसी भी बारे में, मेरे से, अगर आप हमारे बारे में या हमारे से रिलेटेड, फिजियोथेरेपी से रिलेटेड कोई भी चीज अगर आप पूछना चाहते हैं तो हम मोस्ट वेलकम करते हैं। डॉक्टर साहब मैं आपके 10 मिनट और लूंगा। लेट स्टूडेंट्स हैव दिस चांस ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस। Now it's answer for all those who are asking about admission of physiotherapy students in. सर मैं एक सवाल और पूछना चाहता हूँ एडमिशन संबंधित। मैंने बहुत सारे प्रैक्टिसिंग फिजियोस को देखा है डिस्टेंस एजुकेशन के पीछे। मेरे पास भी सवाल आते हैं कि सर कॉरस्पॉन्डिंग एमपीटी करूं या रेगुलर एमपीटी करूं। तो मेरा जवाब तो आप जानते ही हैं, और मेरे सारे जो भी मेरे को जानते होंगे वो मेरा सवाल इसका आंसर तो जानते ही हैं। बट आई वॉन्ट यू टू क्लैरिफाई कि उन सारों को क्या ये जवाब दिया जाना चाहिए कि अगर बीपीटी उन्होंने कर ली है, अब मास्टर्स उन्होंने करनी है, वो प्रैक्टिस कहीं पे कर रहे हैं, उसको छोड़ना नहीं चाहते, और मास्टर्स उन्होंने करनी है, दोनों हाथ में लड्डू चाहिए, तो आप बताइए कि डिस्टेंस एजुकेशन कैसे अच्छा है और कैसे बुरा है। दोनों चीजें आप एक्सप्लेन कर दो, क्योंकि ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए, सब चीजें जरूरी हैं। सर देखिए, इसमें मेरा जो व्यू है ये है सिंपल सा, कि इसमें कहीं ना कहीं वो कमी भी, जैसे मैंने पहले कहा, अपने लोगों की है। कुछ अपने ही लोग ऐसी चीजों को बढ़ावा देते हैं। यूजीसी ने डिस्टेंस एजुकेशन को टोटली बैन किया हुआ है। डिस्टेंस एजुकेशन जैसी कोई चीज नहीं हो सकती किसी भी रेगुलर कोर्स के मामले में जी। यहाँ मैं एक चीज और भी चाहता हूँ, अगर मैं ये एक एग्जांपल देता हूँ उनको कि आप किसी ऐसे डॉक्टर के पास जाएंगे जिसने डिस्टेंस से एमडी कर रखी हो, उससे सर्जरी करवाना चाहेंगे? तो उनका जवाब होता है नहीं। तो डिस्टेंस से की हुई एमपीटी का क्या फायदा होगा? तो ये मेरा एक सिंपल सा आंसर होता है, तो शायद उनको जवाब मिल जाता है उस चीज में। लेकिन सर आप कंटिन्यू करिए। मैं एक चीज और भी कहना चाहूंगा सर, गलत वो बच्चे भी नहीं है, क्योंकि शायद कहीं ना कहीं बीपीटी की फीस भरने के बाद उनके परिवारों के पास इतना फाइनेंशियल बर्डन हो चुका होता है कि उनको ये लगता है, उनको कोई स्कोप नजर नहीं आता, एमपीटी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ये है। और जो बेचारे करना चाहते हैं उनको खुद से अर्न करके उसके लिए पे करना होता है, तो इसलिए वो बेचारे ऐसा सवाल पूछते हैं। तो ऐसे में मेरा अपना पर्सनल मानना है कि ऐसे में यूजीसी को एक रिप्रेजेंटेशन दे दिया जाना चाहिए, जिसके तहत उस कोर्स को इस तरीके से डिजाइन किया जाए कि उसके काफी ज्यादा घंटे तो आपके प्रैक्टिकल में गुजरे और कुछ घंटे आपके थ्योरी में गुजरे जी। उसको में डिजाइन किया जाना चाहिए। तो यूजीसी को उस कोर्स का स्ट्रक्चर अपग्रेड करने की जरूरत है। अगर मुझे कभी भविष्य ऐसा मौका मिला तो मैं ऐसी कोशिश जरूर करूंगा। अगर वो हम कर देते हैं तो वो बच्चों के लिए भी बेटर है, और हर बच्चा, फिर मैं दावे के साथ कहता हूं आपको कि डिस्टेंस की बात करना ही छोड़ देगा। एक बहुत ही मार्मिक सा सवाल है यार ये, हशमीत यार तू इतने खतरनाक सवाल पूछता है कि मेरे को पूछने में डर लगता है कई बार। डू यू थिंक यंग टैलेंट इन इंडिया इज स्पॉइल्ड? डू यू थिंक फ्रंट लीडरशिप नीड्स टू बी चेंज्ड? ऑनेस्ट आंसर प्लीज। डॉक्टर मुदगिल, ये तीखा सवाल है, ये बर्निंग सवाल आपकी तरफ दाग दिया गया है डॉक्टर हशमीत के द्वारा। जो भी मेरे साथी सवाल पूछ रहे हैं, मैं बता दूं, मैं अक्सर जवाब देना पसंद ही करता हूं। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड मेरे आंसर होते हैं, चाहे स्टेज कोई भी हो, मंच कोई भी हो, मुझे इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सेल्फ मेड मैन, ठीक है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप जैसे मेरे जैसे लोग खुद कमा रहे हैं, खुद खा रहे हैं, किसी की दया पे नहीं है, तो सीधा सच बोलने में कोई बुराई नहीं है। देखिए, मैं दावे के साथ कहता हूं, मैं पर्सनली आप यंग टैलेंट को एक बात कहता हूं, आप ब्लाइंडली फॉलो करना बंद कर दीजिए। अगर आप ब्लाइंडली फॉलो करना बंद कर देंगे तो लीडरशिप आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती जी। आप उसको बस ब्लाइंडली फॉलो ना करें। रहा सवाल कि हाँ वो चेंज होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, तो किसी भी डेमोक्रेटिक संगठन में चेंज उसको उसकी पब्लिक करती है, उसके मेंबर करते हैं। अगर मेंबरों को चेंज करना होगा तो वो चेंज कर देंगे, क्योंकि जहां तक कई चीजें ऐसी भी हैं कि हमें ये भी सुनने में आता है, मैं श्योर तो नहीं हूं, लेकिन मैंने सुना है कि इलेक्शन फेयर नहीं था। जहां तक मैं दूसरे स्टेट का मुझे नहीं पता कि क्या हुआ, मेरे अपने स्टेट की बात करूं, हरियाणा की, तो यहाँ मात्र 50 वोटों से हरियाणा का प्रेसिडेंट चुन लिया गया। तो मैं ये सोच के हैरान हूं कि हरियाणा में सिर्फ इतने ही फिजियोथेरेपिस्ट उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य थे क्या? सिर्फ इतने ही लोगों ने वोट किया? मैं खुद भी मेंबर हूं, मुझे वोट देने का अधिकार नहीं मिला, मुझ तक वोट नहीं पहुंची। तो डेमोक्रेसी पे कहीं ना कहीं सवाल उठते हैं, और जब भी डेमोक्रेसी पे सवाल उठेंगे तो लीडरशिप का चेंज करना लाजमी है और बनता भी है।
जी लेकिन फिर भी अगर आप उसको चेंज नहीं कर सकते तो आप बॉदर ना करें, आप नहीं चेंज कर सकते छोड़ दें उनको, आप अपने आप को चेंज करें, आप अपना बेस्ट दें, डेफिनेटली आप अच्छा करेंगे, ब्लाइंडली बस फॉलो ना करें किसी को। जी। तो अभी एक और सवाल आया है, पूरे इंडिया में एक सिलेबस होना चाहिए फिजियोथेरेपी का, कितना बिल्कुल सही होना कितना चाहिए सर, गलत? बिल्कुल सही बात है, होना चाहिए। बस उसके पीछे प्रॉब्लम यही है कि आपके पास सेंट्रल काउंसिल नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट काउंसिल्स हैं और कुछ जगह स्टेट काउंसिल भी नहीं है। तो इसलिए मोस्टली यूनिवर्सिटीज ने अपने अपने सिलेबस डिजाइन किए हुए हैं और वही फॉलो किए जा रहे हैं। लेकिन जिस दिन कभी कुछ सेंट्रल होगा उसके बाद डेफिनेटली एक ही सिलेबस पूरे राष्ट्र में आपको देखने को मिलेगा। तो निष्कर्ष जो है सारे सवाल का, किसी भी मुद्दे में हम देखते हैं, डॉक्टर मुदगिल आप देखिए, आप या मैं देखता हूं या हम सारे जो जितने भी फिजियोज हैं उस चीज को जो फील करते हैं और जिस चीज के लिए हम कार्यरत हैं, उसमें वही है कि इम्पोर्टेंस ऑफ काउंसिल जो है वो बहुत बड़ी है। बाकी सब चीजें जो है सेकेंडरी हैं, वो सारी चीजें जो हैं वो कॉन्सिक्वेंसेस की तरह बाद में नजर आनी शुरू हो जाएंगी। जो पहला जो हमारा ध्येय होना चाहिए या जो हमारा एम होना चाहिए लाइफ में एज फिजियोज इज टू अचीव आवर ओन काउंसिल। सर डॉक्टर सौरभ मैं आपको इंटरप्ट करूंगा यहाँ। जी काउंसिल बिल्कुल जरूरी है, लेकिन काउंसिल फंक्शनल काउंसिल जरूरी है, फंक्शनल। जी कुछ जी जगह नॉन फंक्शनल काउंसिल भी एग्जिस्ट करती है। कमेंट बॉक्स में मेरे एक साथी ने थोड़ी देर पहले सवाल पूछा था कि दिल्ली काउंसिल क्यों नहीं काम कर रही, इतने स्ट्रॉन्ग एक्शन क्यों नहीं लेती। जी आपके कमेंट में पूछा था तो उस वक्त मैंने जवाब नहीं दिया, अभी मैं दे रहा हूं उस बात का जवाब कि जी वो कमी भी फिजियोथेरेपिस्ट की है। उस वक्त एसोसिएशन का रोल आता है जब काउंसिल आपके लिए कुछ प्रॉपर काम ना करे, प्रॉपर डिसीजन ना ले, तो वहां मौजूदा एसोसिएशन की जिम्मेवारी है कि वो जाए, काउंसिल को रिप्रेजेंटेशन दे, काउंसिल को फोर्स करे कि उससे काम करवाए। ये ड्यूटी है एसोसिएशन की। जी अगर दिल्ली में काउंसिल काम नहीं कर रही है तो इसके लिए दिल्ली के फिजियोथेरेपिस्ट जिम्मेवार हैं। ओके। ऑब्वियसली आपको अपने सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर काउंसिल बन जाए उसके बाद भी अगर फंक्शनल काउंसिल ना हो तो वो भी टूथलेस टाइगर होगा। बिल्कुल टूथलेस टाइगर है सर। और ये टूथलेस टाइगर कई हैं हमारे देश में। हाँ काफी लोग हैं। यार इन टाइगर्स को अगर हम डेंचर्स बना के दें तो तो इनका हो सकता है फिजियोथेरेपी का कुछ भला हो जाए। एनीवे, ये दैट वाज ऑन ए लाइटर नोट, नो हार्ड फीलिंग्स फॉर एनीवन। स्टिल अब हम अब भी हमें 112 लोग सुन रहे हैं, तो हम हो सकता है कि उनको अच्छा लग रहा हो ये मुद्दे और हम उनको बोर नहीं कर रहे हैं एंड दे फील कनेक्टेड टू इट। तो मुदगिल सर, व्हाट इज द लास्ट थिंग एज अ फिजियो जो आप सजेस्ट करना चाहते हैं अपने जो हमारे लिसनर्स हैं आज फिजियो संवाद के, क्या सर क्या सजेस्ट करेंगे? मैं एक ही चीज सजेस्ट करना चाहूंगा कि हर आदमी स्वयं में कैपेबल है, सभी पावरफुल हैं और एक एक बंदा चेंज अपने अंदर रखे हुए है और वो बहुत कुछ चेंज कर सकता है। तो बजाय दूसरों पे डिपेंड रहने के, बजाय ये सोचने के कि एसोसिएशन नहीं कर रही, बजाय ये सोचने के फलाना आदमी ये नहीं कर रहा, आप घर से निकलो, अपने प्रोफेशन के लिए कुछ आप अच्छा करो, डेफिनेटली आपका प्रोफेशन बेटर होगा। और जिस दिन आपका प्रोफेशन बेटर होगा उस दिन आपका स्टेटस बेटर होने से कोई नहीं रोक सकता। टेक होम मैसेज यही है कि द चेंज विद इन यू। बिल्कुल सर, बिल्कुल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही जरूरी है हम सॉरी सारे फिजियोज के लिए कि वो समझें अपने हाथों की और अपने दिमाग की और अपने विल पावर की स्ट्रेंथ को, तभी वो एज फिजियोज, क्योंकि हर कोई फिजियोथेरेपिस्ट जो है या हर कोई डॉक्टर, डेंटल डॉक्टर उतना उस लेवल को रीच नहीं कर सकता। वो अपनी एक इंडिविजुअल विल है, अपनी हंगर है, अपनी हार्डवर्क है। तो जो भी सक्सेस को अचीव करना चाहते हैं अपनी लाइफ में उनको तब तो करना ही पड़ता है, उनको हार्डवर्क तो करना ही पड़ता है, डेडिकेशन से काम करना ही पड़ता है। और उसका लाइव एग्जांपल है हमारा डॉक्टर मुदगिल। और मैं चाहता हूं कि स्टूडेंट्स जो हैं वो प्रेरणा लें, इंस्पिरेशन लें। बहुत सारे अच्छे फिजियोज हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि धुन के पक्के हैं, जिनको बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें बोली हैं, लेकिन फिर भी वो अपने ध्येय से, अपने कर्म से पीछे नहीं हटे हैं और उसी वजह से वो सक्सेसफुल हुए हैं और आगे भी होते रहेंगे। तो डॉक्टर मुदगिल, मैं इसी विशेष के साथ कि आप आगे भी फिजियोथेरेपी के लिए अच्छा करते रहें
और हमारे फिजियोथेरेपिस्ट को इंस्पायर करते रहे हरियाणा में। बीइंग हरियाणा फिजियो, आई फील प्राउड कि HCAP बहुत ही अच्छा काम कर रही है। और हरियाणा तो आपको पता ही है कि आपने कल भी बताया था। आज मैं आप ही की बात को रिपीट कर देता हूँ, आपके सामने कर रहा हूँ ताकि कोई इशू ना हो। और कुछ लोग हमारे मुद्दे चुराने में एक्सपर्ट होते हैं, तो हम तो वो लोग हैं जो सामने सामने मुंह पे बोल देते हैं ये बात। जो कॉपी करने में एक्सपर्ट होते हैं, हो सकता है कि संवाद की तरह कोई और टॉक शो भी लॉन्च हो जाए, तो मैं पहले ही उनको बधाई दे देता हूँ उसके लिए, ज्यादा इंतजार नहीं करूंगा। थोड़ा सा कॉमेडी भी जरूरी है, बहुत सारी हेक्टिक फीलिंग्स और इमोशंस होती हैं जब हम इस सारे मुद्दे की बात करते हैं। और क्योंकि हमारा जो है एज फिजियोज बहुत लगाव है इस प्रोफेशन से, तो मैं उन सबको पहले ही बधाई दे देता हूँ। कॉपी कैट्स को ये नीचे बहुत सारे लोग जानते हैं और हंसने लगे हैं वो। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई भी प्लीज यहाँ नाम टाइप ना करे, और फिजियो संवाद को हम निर्विवाद आगे चलाते रहें इस तरह से। थैंक यू सो मच डॉक्टर मुदगिल, आपने अपना टाइम दिया और सारों को बताया इम्पोर्टेंस ऑफ काउंसिल, और आपका जो वर्क है वो इंस्पायर करता रहेगा। यहाँ मैं दो छोटी छोटी बातें और बताना चाहूंगा। जी दो छोटी। जी 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 जी। आज ही हमने माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार को चिट्ठी लिखी है, जिसमें हमने वाह। उनसे एसोसिएशन की तरफ से कि जो हमारे फ्रेशर फिजियोथेरेपिस्ट हैं जिन्होंने प्रैक्टिस अभी शुरू की है, ऐसे लोगों को मिनिमम 10,000 रुपीज पर मंथ के हिसाब से जब तक लॉकडाउन रहता है वो सरकार की तरफ से दिया जाना चाहिए। और जो फिजियोथेरेपिस्ट जिनकी प्रैक्टिस अभी शुरुआती दौर में है, ऐसे लोगों के क्लिनिक के रेंट या उनके फिजियोथेरेपी के सेंटर के रेंट जो है वो सरकार द्वारा माफ करवाए जाने चाहिए। ये दो प्रमुख मांगों के साथ आज हमने सरकार को चिट्ठी लिखी है। तो इसमें भी मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी जैसे बात आती है कि इससे क्या होगा, देखिए मैं नहीं कहता कि मेरे चिट्ठी लिखने से तमाम चीजें सबको मिल जाएंगी, लेकिन शायद सरकार का ध्यान इस ओर जाएगा। और अगर हम स्ट्रांगली सारे हरियाणा से फिजियोथेरेपिस्टों ने इस तरह की डिमांड रखी तो सरकार को माननी भी पड़ेगी डेफिनेटली। तो एक तो ये डेफिनेटली इस तरह के मैं ये आपको बधाई देता हूँ डॉक्टर मुदगिल। ये जो आप मुद्दे उठा रहे हो, या ये जो आप जो चीजें, जो रेलेवेंट चीजें हैं जो पिक करते हो फिजियोज के लिए, जो एक्चुअल में चाहिए, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मेरे को इस चीज के लिए थोड़ा दुख भी होता है कि हमारे पास डॉक्टर मुदगिल जैसे कुछ लोग और क्यों नहीं है। तो मैं चाहता हूं जितने हमें सुन रहे हैं वो भी अगर हमारे जैसे बन जाएं तो बात ही बन जाएगी, और शायद हमसे बेहतर बनेंगे, मुझे ये उम्मीद भी है। मेरे मेरे साथ आपको मंच पे देख के कुछ लोग जो हैं वो बड़े घबराए से हुए होंगे आज, और मैं उनको भी शुभकामनाएं देता हूं कि उनको भी प्रभु सद्बुद्धि दे। और अगर हम दोनों एक मंच पे आके फिजियोथेरेपी के भले के लिए कुछ बात कर सकते हैं, तो वो भी हमारे साथ किसी मंच पे आकर किसी किसी भी तरह से एट द एंड द फिजियोथेरेपी इज टू बेनिफिट, हमें उसकी काम, उसकी भलाई के लिए काम करना है। और थैंक यू सो मच मुदगिल सर, आपकी इस इनिशिएटिव के लिए, सारे काम जो भी आप करते हो, मैं बार बार आपको धन्यवाद देता हूँ। बहुत सारे लिसनर्स हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं मैं। आपने वॉइस रेज किया, दैट्स रियली अप्रिशिएबल। थैंक यू वैशाली, थैंक यू हैप्पी सोल। हमेशा हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। और इसी के साथ हम फिजियो संवाद का पहला एपिसोड आज खत्म कर रहे हैं। कल मेरे साथ जो है सचिन राणा जुड़ रहे हैं। वो IPL प्लेयर हैं क्रिकेट के, और RCB से, KKR से, और पुणे वॉरियर्स से वो खेलते थे। एंड ही बिकेम अ स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच। तो फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो बहुत क्लोजली काम करता है स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच के साथ। जो कि कल का हमारे गेस्ट हैं वो हैं सचिन राणा, इज एन एक्स IPL प्लेयर। तो मैं इसी बीच जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको बता दूं सर, थैंक यू सो मच वंस अगेन मुदगिल सर, एंड थैंक यू ऑल द गाइज। कल 5:30 बजे फिजियो संवाद का दूसरा एपिसोड आएगा, एंड आई होप मुदगिल सर हमारे पास होंगे, हमारे कुछ सवालों के साथ हमारे साथ जुड़े रहेंगे। थैंक यू गाइज। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। थैंक यू।